दोस्तों सीआईडी सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 69 यूट्यूब पर मिलना मुश्किल है। यहाँ तक कि कोई भी सीज़न 2 का एपिसोड मिलना मुश्किल है। तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए यही एपिसोड देख के खुश हो जाइए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि वाईपीआई पेमेंट बार बार फेल हो रहा है। वो एक सीन में दिखाते हैं कि एक लड़की पिज़्ज़ा लेने गई है और उसका पेमेंट फेल हो गया। फिर उसके बाद हमें मल्टीपल लोगों का पेमेंट दिखाते हैं जो कि फेल हो रहा था बार बार। उस पेमेंट फेल होने के बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक टेक्स्ट है स्क्रीन पर जिसमें लिखा है 74 घंटे बाकी है अभी अटैक में। तो अभी हमको उसके बाद सीआईडी ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें एसीपी सर बोल रहे होते हैं कि 15 अगस्त पास आने वाला है, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें उन सभी खतरों से बचना पड़ेगा, उन सभी लोगों को बचाना पड़ेगा जो भी खतरे में है। हमें इस 15 अगस्त में कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देनी है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें सिक्योरिटी टाइट रखनी है। 15 अगस्त को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। ये सब सीआईडी वालों को एसीपी सर बता रहे थे। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि एक डिलीवरी बॉय छोले भटूरे लेकर सीआईडी ब्यूरो में आया है। अभिजीत सर बोलते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं लिया है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर पंकज आ जाता है और बोलता है ये ऑर्डर मेरा है। उसके बाद वो थोड़ी सी बातचीत करता है, सीआईडी वालों को बोलता है कि मैंने डाइट शुरू की है लेकिन 1:2 रेस्ट का फार्मूला में यूज़ करके छोले भटूरे खा लेता हूँ। इसका मतलब वो समझाता है कि एक छोला भटूरा मतलब 10 सीढ़ियाँ चढ़ के उतरना। उसके बाद थोड़ी सी बहस होने के बाद वो जो डिलीवरी बॉय होता है वो बार बार बोल रहा होता है कि सर मेरा पेमेंट कर दीजिए, लेकिन पंकज अपनी बातों में लगा हुआ होता है। वो बोलता है रुको भाई, मुझे थोड़ा सा बोलने दो। उसके बाद वो बार बार बोलता है तो पंकज पेमेंट करने जाता है, लेकिन पंकज का भी पेमेंट फेल हो जाता है। उसके बाद वो अभिजीत सर को बोलता है सर मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगा, आप मेरा पेमेंट कर दीजिए। लेकिन उसके बाद अभिजीत सर अपना पेमेंट करने जाते हैं तो अभिजीत सर का भी पेमेंट फेल हो जाता है। जैसे ही अभिजीत सर का पेमेंट फेल हो जाता है तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। तो जैसे ही वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं उनको भी कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद बारी बारी से वहाँ पे जितने भी ऑफिसर मौजूद होते हैं वो सभी लोग अपना अपना पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन सब के पेमेंट फेल हो जाने के बाद से पंकज बोलता है कि क्या तुमको कैश चल जाएगा? तो वो डिलीवरी बॉय बोलता है हाँ सर मुझे कैश चल जाएगा। फिर पंकज अपना सेफ्टी रूम से कैश लेने जाता है। वहाँ पर पूर्वी भी आ जाती है और वो बोलती है इतनी सुरक्षित अपना वॉलेट रखा है, क्या है इसमें? तो वो पंकज बोलता है पैसे है और क्या है। फिर उसके बाद जैसे ही पंकज पैसे लेके आता है और अपना पॉकेट खोलता है तो वो अपने चेहरे के फ्यूज़ उड़ा देता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद पंकज बोलता है कि अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो वो उस डिलीवरी बॉय को बोलता है ये 4 प्लेट वापस लेके जाओ। तो वहाँ पे एसीपी सर आ जाते हैं और बोलते हैं कितने पैसे हुए हैं, और वो पैसे देते हैं और वहाँ से डिलीवरी बॉय चला जाता है। फिर पंकज भी खुश हो जाता है। फिर एसीपी सर दया और अभिजीत को ब्यूरो के अंदर बुलाते हैं और वहाँ से उनसे कुछ बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद दया सर, पूर्वी मैम, पंकज सर और सचिन सर कार में कहीं पे जा रहे होते। फिर वहाँ पे सचिन सर दया सर से पूछते हैं सर हम लोग कहाँ जा रहे हो और केस क्या है? फिर उसके बाद दया सर बोलते हैं ये केस है या फिर नहीं है मुझे भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि एसीपी सर का एक फ्रेंड है जो कि एक डॉक्टर है और वो पुणे से मुंबई आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एसीपी सर को ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। तो फिर हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। सालुंके के सर भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर सालुंके के सर वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये कार लाश में बुरी तरह से जल चुकी है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सालुंके सर वहाँ पे अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है दया सर, पंकज सर, पूर्वी मैम और सचिन सर की गाड़ी आ जाती है और वहाँ पर पुलिस वाला उनको बताता है कि सर हमने ये एक्सीडेंट
का हमें पता ऐसे चला कि हमको एक फैमिली ने बताया जो कि कहीं पे जा रहे थे और उन्होंने ही पहले ये कार देखी थी। फिर हम लोग यहाँ पे आए और हमें लगा ये नॉर्मल एक्सीडेंट है। फिर उसके बाद हमने आपको कॉल कर दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी के सभी ऑफिसर वहाँ पर तलाशी ले रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ होगा। दया सर पंकज को बोल रहे होते हैं कि यहाँ से गाड़ी आई होगी और यहाँ पे ठोकर मारी होगी। फिर उनको पता चलता है कि वहाँ पर एक और गाड़ी के निशान है और वो निशान देखने के बाद उन लोगों को ऐसा पता चलता है कि ये किसी बड़े टायर के निशान है, यानी कि कोई टेम्पो या फिर किसी ट्रक के निशान है। फिर इसके बाद उनको ऐसा लगता है कि ये ज़रूर कोई ना कोई मर्डर है। और उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद वो लोग बातचीत करते हैं कि डॉक्टर साहब की गाड़ी यहाँ पे खड़ी होगी और उधर से वो गाड़ी आई होगी और उसने उस गाड़ी को टक्कर मारी होगी और उसके बाद गाड़ी यहाँ पे जाके अटक गई होगी। ये बातचीत होने के बाद डॉक्टर सालुंके सर उनको बताते हैं कि ये 100% मर्डर है, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है कि इस डॉक्टर की जो लाश है वो पूरी तरह से सीट पे है, लेकिन आमतौर पर जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लाश अपने ड्राइविंग के स्टीयरिंग पर जाके अटक जाती है, क्योंकि जब धक्का लगता है तो लाश ड्राइविंग के जो स्टीयरिंग होता है उस पर अटक जाती है। और एक बात मुझे ऐसी पता चली है कि गाड़ी जब एक्सीडेंट होता है तो नीचे से ऊपर जलती है, लेकिन ये गाड़ी मुझे ऊपर से नीचे जलती गई है ऐसा पता चला है। उसके बाद वो एक और चीज़ बताते हैं कि इस गाड़ी में पेट्रोल से ये गाड़ी जली है, लेकिन इस डॉक्टर की गाड़ी तो डीजल पे है, तो मतलब ये 100% मर्डर है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि पूर्वी, अभिजीत और पंकज एक जगह पे जा रहे हैं जो कि डॉक्टर का घर होता है। फिर अभिजीत और पूर्वी पंकज को बोलते हैं, यार तुमने कितने छोले भटूरे खाए हैं? तो पंकज बोलता है, मैंने पूरे 4 छोले भटूरे खाए हैं। तो फिर पूर्वी बोलती है, अगर तुमने 4 छोले भटूरे खाए तब तो तुम्हें 4 बार सीढ़ियाँ चढ़ के उतरना पड़ेगा। तो पंकज बोलता है, नहीं मुझे अब ठीक लग रहा है और वैसे भी ये ड्यूटी का टाइम है, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहले ड्यूटी कर लेता हूँ। मैंने अपने जब ज्वाइन हुआ था सीआईडी में तब ऐसी शपथ ली थी कि यहाँ पे मैं कभी भी ड्यूटी के टाइम पे अपने लिए नहीं सोचूंगा, तो अभी मैं हम काम कर लेते हैं। तो इसके बाद सीआईडी वाले उस डॉक्टर के घर चले जाते हैं और वहाँ पर उनसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले अभिजीत सर उनसे उनके बेटे से पूछते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो वो बोल रहे थे कि पापा ने पहली बार एक नया सूट खरीदा था और वो पहन के वो वहाँ मुंबई में अवार्ड लेने के लिए जाने वाले थे, लेकिन अगर मुझे पहले पता होता ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं खुद वहाँ जाता, लेकिन हम लोग बाद में जाने वाले थे। फिर हमें वो बताता है कि पापा को एक ऐसा काम करते थे जिसके बारे में किसी को कुछ समझ नहीं सकता, मतलब कि एक वो ऐसा काम करता था कि उनके घर वालों को ना तो किसी और को कुछ समझ में नहीं आ सकता। और उसका बेटा खुद कंप्यूटर इंजीनियर था, लेकिन उसको भी वो काम समझ नहीं आता था। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो काम कितना ज़्यादा कठिन होगा। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर सालुंके अभिजीत को कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि इस डॉक्टर की लाश पहले मरी हुई थी और उस लाश को वहाँ गाड़ी में जाके जलाया गया है। ये जलने की वजह से नहीं मरा है, ये पहले ही मर चुका था, उसके बाद इसे जलाया गया है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर सालुंके अभिजीत को बोल रहे हैं, मुझे इसका डीएनए टेस्ट करना है, तुम इसकी कंघी हो, टूथब्रश हो, सब कुछ लेकर आओ। फिर अभिजीत पूर्वी को वो सब चीज़ें उठाने के लिए बोलता है। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि सभी लोग फॉरेंसिक लैब में है और वहाँ पर 52 आवर्स टू अटैक ऐसा लिखा हुआ भी था। फिर उसके बाद डॉक्टर सालुंके उनको बोलते हैं, मैंने इसका डीएनए टेस्ट किया और मुझे ये पता चला है कि ये डॉक्टर सुधीर है ही नहीं, ये कोई और ही है, मतलब कि किसी और की लाश को जलाया गया गाड़ी में और ऐसा दिखाया गया कि डॉक्टर सुधीर की मौत हो गई है।
तो इसका मतलब हमको समझ में आ जाता है कि वो डॉक्टर सुधीर जो एक एक्सपर्ट है उनका कहीं ना कहीं एक अटैक करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर एसीपी सर बोल रहे होते हैं कि अगर ये डॉक्टर सुधीर नहीं है तो फिर ये किसकी लाश है, और अगर डॉक्टर सुधीर यहाँ पे नहीं है तो डॉक्टर सुधीर कहाँ पे है। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एसीपी सर को अभिजीत बोल रहा है कि डॉक्टर सुधीर का लैपटॉप बहुत सारे कोड से लॉक है, तो इसे हैक करना पड़ेगा। लेकिन हमारे हैकर्स इस कंप्यूटर को हैक करने में असक्षम है। लेकिन ऐसा एक ही काम कर सकती है जिसको मैंने 3 साल पहले एक जुर्म में पकड़ा था, लेकिन अभी वो सुधर गई है और उसका नाम है निक्की, और वो अभी पुलिस की मदद कर रही है। फिर एसीपी सर अभिजीत को बोलते हैं जल्दी उसके घर जाओ और उसको बोलो कि हमारी मदद करे। फिर अभिजीत उनके घर जाता है, लेकिन उनके घर पे जाने के बाद अभिजीत को भी धक्का बैठ जाता है क्योंकि निक्की की मौत हो चुकी थी। और फिर हम देख पाते हैं कि अभिजीत निक्की की माँ से पूछता है, इससे पहले वो कुछ पूछे तो वो रोने लगती है। फिर इसके बाद हम देख पाते हैं अगले सीन में कि निक्की की माँ उसको बता रही होती है कि उसकी मौत कैसे हुई, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे उसकी लाश जल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि निक्की की मौत भी वैसे ही हुई थी जैसे कि उस डॉक्टर की हुई थी, जलने की वजह से। फिर अभिजीत को भी शक हो जाता है कहीं निक्की की मौत भी गलत तो नहीं है, मतलब कि उसका मौत का भी नाटक तो नहीं किया जा रहा है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं पंकज और पूर्वी एक जगह पे जाते हैं जो कि डेड बॉडी रखने की जगह होती है, और वहाँ पर जाकर वो लोग पूछताछ करते हैं कि यहाँ से कोई डेड बॉडी चोरी हुई है क्या। पहले तो वो जो डेड बॉडी वाला काउंसलर होता है वो कुछ भी नहीं बताता है। फिर जब वो बुक चेक करते हैं तो उसमें उनको एक जगह पर वाइटनर लगाया हुआ दिखाया जाता है। फिर इसके बाद वाइटनर के बारे में उससे पूछने पर वो बोलता है कि डॉक्टर लोगों ने लगा दिया होगा, क्या पता, मुझे तो कुछ पता नहीं होता है। फिर इसके बाद पंकज और पूर्वी पर उसको शक होता है, तो पंकज और पूर्वी उस पे ऊपर शक करने लगते हैं कि कहीं किसी ने कुछ ना किया हो। फिर इसके बाद उसे ठीक से पूछने पर वो भागने की कोशिश करने लग जाता है। फिर अगले सीन में हमें थोड़ी सी भागदौड़ दिखाई जाती है जिसमें पंकज और पूर्वी उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर पंकज को एक आइडिया आता है, वो लिफ्ट से जाने के बारे में सोचता है। यहाँ पर वो भाग रहा होता है और पूर्वी उसके पीछे भाग रही होती है। ऐसे भागदौड़ में थोड़ी थोड़ी भागदौड़ होती है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि पंकज लिफ्ट से बाहर आता है और उसे पकड़ लेता है। उसे पकड़ने के बाद पंकज पूर्वी को स्मार्ट वर्क भी बोलता है, यानी कि उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा बोलता है। फिर पूर्वी भी उसे बोलती है 40 सीढ़ियाँ उतरना और चढ़ना अभी बाकी है पंकज। उसके बाद हम अगले सीन में देख पाते हैं कि पंकज और पूर्वी उस आदमी से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर तुमने कहाँ से लाश चोरी की और किसको भेजी। फिर उसके बाद वो आदमी बताता है कि मैंने पैसों के लालच में आकर 2 लाशें बेची थी। एक 55 साल के आदमी की थी और एक लाश 26 साल के लड़की की थी। फिर पंकज और पूर्वी को सवाल आता है कि आखिर दूसरी लाश उसे क्यों चाहिए होगी। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एसीपी सर भी सीआईडी ब्यूरो में इसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार वो दूसरी लाश किसे चाहिए होगी। फिर थोड़ी सी चर्चा के बाद वहाँ पर अभिजीत सर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि मैं निक्की के घर गया था, लेकिन निक्की की भी जलने की वजह से मौत हो चुकी है। फिर उन लोगों को ये शक होता है कि ज़रूर डॉक्टर की लाश और निक्की की लाश वो थी ही नहीं, और जो लाशें 2 वहाँ से हॉस्पिटल से लेके गए थे उन्हीं को जला के निक्की और डॉक्टर की मौत का नाटक रचा गया है। लेकिन एसीपी सर बोलते हैं कि ऐसा किसने किया होगा और आखिर वो इन दोनों से क्या चाहता होगा। ज़रूर इन दोनों से वो कुछ ना कुछ बड़ा कारनामा करवाना चाहता है। ये जो भी लोग हैं उन्हें हम लोग छोड़ेंगे नहीं। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं
पंकज दया सर, सचिन सर और अभिजीत सर के पास आता है और वहाँ पे आके बोलता है, सर पूरी 10 सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के आया हूँ। और सभी लोग हंस रहे होते, तो ये देखकर पंकज भी चौंक जाता है। तो इसके बाद वो लोग पंकज को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जिस सीसीटीवी फुटेज में पंकज आराम से बैठकर रील्स देख रहा था। फिर इसके बाद जब सीआईडी वाले उसको पूछते हैं कि रील्स देख रहे थे क्या, तो उसके बाद वो बोलता है, नहीं सर, मैं तो केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मैंने पता लगाया है कि कैसे खून हुआ होगा। फिर इसके बाद दया एसीपी सर को बताता है कि जो नोटों के बंडल्स हमें उस हॉस्पिटल से मिले थे, उनके नंबर को हमने ट्रेस किया और हमें उन नोटों कहाँ पे निकाली गई थी ये पता लगा है। लेकिन जहाँ से एटीएम से पैसे निकाले गए, वहाँ पे उस आदमी का चेहरा हमें नहीं दिख रहा है। फिर इसके बाद सीआईडी की टीम एक घर पर आती है, जो कि जिस आदमी ने वहाँ से नोटें निकाली थी उसका एड्रेस उनको नोटों की वजह से मिल गया था। तो इसके बाद वहाँ पे सीआईडी की टीम उसके घर पे पहुँच जाती है और वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि दरवाज़ा कोई भी नहीं खोल रहा था। तो इसीलिए सीआईडी की टीम ये तय करती है कि पंकज दरवाज़ा तोड़ेगा। लेकिन पंकज जैसे ही दरवाज़ा तोड़ने जाता है, अभिजीत सर को वहाँ पे एक कुंडी में चाबी दिख जाती है। तो इसके बाद पंकज को अभिजीत सर बोलते हैं, अभी तुम दरवाज़ा मत तोड़ो, इस बार नहीं अगले बार तोड़ना। फिर इसके बाद वो दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं। तभी उनको अंदर जाकर ये पता चलता है कि जो भी आदमी उस एटीएम से पैसे निकाल रहा था वो यहाँ से जा चुका है और यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, पूरा कमरा खाली है। इसका मतलब वो समझ जाते हैं कि हमारे आने से पहले वो दोनों ही यहाँ से भाग चुके हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में घर के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर उनके पड़ोस वाले वहाँ पे एक आंटी थी। फिर उसके बाद उनसे पूछताछ करने पर वो बताती है कि वो दोनों हमेशा घर के अंदर ही रहते थे और बाहर भी नहीं आते थे, कभी भी किसी से भी बात भी नहीं करते थे और सोसाइटी का कोई अगर फंक्शन हो तो उसमें भी नहीं आते थे। अगर उनसे कुछ पूछताछ करने की कोशिश करें तो उल्टा सीधा जवाब दे के निकल जाते थे। ज़्यादातर घर के अंदर ही रहते थे, लेकिन हमेशा उनको एक कुरियर आता था, कभी कभी दिन में 2 बार भी आता था। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अभिजीत सर से पूछते हैं, क्या आप उनके दोस्त हो? तो फिर ये लोग भी बोलते हैं, हाँ, हम के उनके बहुत लंबे दोस्त हैं। फिर उसके बाद वो उनको एक कुरियर दे देती है। उसके बाद उस कुरियर से हमें सीधे सीआईडी ब्यूरो का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि उस कुरियर के बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक कि एसीपी सर बोलते हैं, उस कुरियर से कुछ पता चला क्या? फिर ये लोग बताते हैं कि उसमें उनके नाम और एड्रेस है, लेकिन एड्रेस भी वहाँ गलत लिखा गया है। इसका मतलब यही था कि वो दोनों ही कोई क्रिमिनल थे। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस कुरियर में से उनको एक चिप मिली थी और उस चिप को डिकोड करने के बाद हमको ये पता चलता है कि उस चिप में कुछ कोड्स थे, जो कि एक कोड लैंग्वेज थी। इसके बाद उस कोड लैंग्वेज को डिफ्यूज़ करने के लिए एसीपी सर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए एसीपी सर ए से लेकर जेड तक ABCD लिखते, लेकिन जिसमें क्यू मिसिंग था। फिर इसके बाद एसीपी सर वहाँ पे 1 से 5 तक नंबर लिखते, यानी कि वो 5-5 की रोज होती है और टोटल 25 बॉक्सेस होते हैं। फिर इसके बाद एसीपी सर उनको बताते हैं 52 नंबर का मतलब है 5th रो एंड 2nd कॉलम। तो इसका मतलब 5th रो और 3rd कॉलम का मतलब यही होता है कि ओ। फिर इसके बाद ऐसे ही 14 नंबर, 51 नंबर, ऐसे कर करके जैसे ही कोड को डिफ्यूज़ किया जाता है तो सीआईडी वालों को पता चलता है इस कोड का मतलब है ऑपरेशन कंगाल, टारगेट 15 अगस्त, नीड डॉक्टर प्रकाश और कॉजोल। तो इसके बाद सीआईडी वाले यहाँ पे चर्चा कर रहे होते हैं कि इनका कोई ना कोई बड़ा टारगेट है और वो जो यूपीआई वाली ऐप नहीं चल रही है, वो इसी प्लान का कुछ साजिश हो सकता है, मतलब कि इन्हीं लोगों ने कुछ किया होगा। फिर इसके बाद सीआईडी वाले यहाँ पे चर्चा करते हैं कि अगर हम लोग ये लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ के आसपास के एरिया में अगर पूछताछ करें
तो इनके बारे में हमें ज़रूर कुछ पता लग सकता है। इसके बाद सीआईडी वाले आजू बाजू में जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि किसी ने इनको देखा है या फिर नहीं। फिर उनकी फ़ोटो यहाँ पे सीआईडी वाले दिखा रहे होते हैं और फिर एक आदमी उनको पहचान लेता है। वो आदमी सीआईडी वालों को बताता है कि ये औरत मेरे से 40 किलो ड्राई आइस लेके गई थी और इसने मेरे से रेफ्रिजरेटर भी लेके गए थे। फिर ये बात दया अभिजीत को बताता है और उन लोगों ने अभिजीत को उस वैन का नंबर भी बताया था जिसमें वो ड्राई आइस लेके गई थी। तो इसके बाद अभिजीत को दया बोलता है कि सारे टोल्स पे बता दो कि ये नंबर की गाड़ी अगर कहीं भी दिखे तो तुरंत हमें इन्फॉर्म किया जाए। फिर इसके बाद वहाँ पे दया, सचिन और पंकज भी आ जाते हैं और वो एसीपी सर को बता रहे होते हैं कि वहाँ पे हमको पता चला है कि वो ड्राई आइस उस लड़की ने वहाँ से लेके गई थी और उसके गाड़ी का नंबर भी बताया गया है उस आदमी ने और उस गाड़ी का रंग ग्रे था। तो अब हमें उसे पकड़ना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। फिर अब यहाँ पे एसीपी सर सीआईडी वालों को बोल रहे होते हैं कि हमारे देश के दुश्मनों को ख़त्म करके आओ। फिर अगले सीन में हमें पुलिस के पास सीआईडी गई है ऐसा दिखाते हैं और वहाँ पे 4 घंटे बाकी है हमले के लिए, ये भी नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। सीआईडी वाले उनको पूछते हैं क्या आपने इनका चालान काटा था। फिर वो पुलिस वाला बोलता है हाँ मैंने ही इसका चालान काटा था और मैंने ही इसको धमकी भी दी थी, अगर फिर से चालान काटेगा तो जेल में डाल दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे यूपीआई ऐप काम नहीं कर रहा होता है। ये सीन हमको फिर से एक बार दिखाया जाता है। तो इसके बाद सीआईडी वालों को शक होता है कि ये ज़रूर बहुत बड़ा अटैक है, यानी कि हमारे देश के सारे पैसे लेके क्रिमिनल्स भागना चाहते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि थोड़ा सा फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं जिसमें यूपीआई ऐप काम नहीं कर रहा होता है। फिर इसके बाद सीआईडी वाले समझ जाते हैं कि ये पेमेंट के लिए अटैक किया गया है, इससे पूरे देश को धोखा है। फिर पूर्वी को उन क्रिमिनल्स का सिग्नल भी मिल जाता है। तो फिर सभी लोग हड़बड़ी में गाड़ी में बैठ जाते हैं और उन क्रिमिनल्स के लोकेशन तक जाने के लिए शुरुआत कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि वो सीआईडी वाले उस क्राइम सीन पर पहुंच चुके हैं, यानी जहां पे वो क्रिमिनल्स है वहां पे वो लोग पहुंच चुके हैं। और वहां पे जाने के बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सीआईडी वाले उस हाउस के अंदर चुपके से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले सीन में हम देख पाते हैं कि उस डॉक्टर और उस कंप्यूटर हैकर को उन क्रिमिनल्स ने वहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है और जो कि उनसे कुछ काम करवाना चाहते थे। फिर वो उन लोगों को धमकी देते हैं, उनमें से वो जो हैकर लड़की होती है उसके ऊपर बंदूक तानते हैं वो लोग और उसको बोलते हैं जल्दी से हमारा काम कर दो। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की उनका काम कर देती है। इसके बाद वो जैसे ही वो कोड ट्रांसफ़र करती है, इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि अगले सीन में उस डॉक्टर को भी वो आदमी बोलता है इस लड़की ने तो अपना काम कर दिया है, अब तुम भी अपना काम कर दो। फिर वो आदमी बोलता है, मतलब कि वो डॉक्टर बोलता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो वो उसको धमकी देते हैं और उसको अपना काम करने को बोलते हैं। फाइनली वो लड़की उसे समझा देती है उस डॉक्टर को और वो अपना काम कर देता है। तो इसके बाद वहाँ पे सीआईडी वाले अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं और सीआईडी वाले वहाँ पे आ जाते हैं और सीआईडी वाले देखते हैं कि वो दोनों उन डॉक्टर को और उस हैकर लड़की को मारने वाले होते हैं। तो थोड़ा सा भी समय बर्बाद ना करते हुए सीआईडी वाले सीधे उनके सर में गोली मार देते हैं और उनका वहीं पे एनकाउंटर कर देते हैं। फिर इसके बाद वो डॉक्टर बोलता है सर आपने आने में थोड़ी देर कर दी, लेकिन सीआईडी वाले बोलते हैं नहीं हमने बिल्कुल भी देरी नहीं किए हैं, हम बिल्कुल टाइम पर आते
और सीआईडी वाले उनको बोलते हैं ये डाटा जल्दी से ट्रांसफ़र करना बंद कर दो। फिर वो डॉक्टर और वो हैकर लड़की उस डाटा को ट्रांसफ़र करना बंद कर देते हैं और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सीआईडी ब्यूरो में उस लड़की की माँ, मतलब कि उस हैकर लड़की की माँ आ गई है और वो रो रही है और वो बोल रही है कि मुझे मेरी बेटी से मिलना है। इसके बाद एसीपी सर बोलते हैं हाँ ज़रा शांत हो जाइए, हम अभी आपको अपनी बेटी से मिलवाते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि वो उस लड़की की माँ अपनी बेटी से मिल चुके हैं और बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी है। ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद अगले सीन में हम लोग ये भी देख पाते हैं कि उस डॉक्टर का बेटा भी वहाँ पे भागते हुए आ गया है और वहाँ पे वो बोलता है कि मेरे पापा कहाँ है। इसके बाद सीआईडी वाले उस लड़के को अपने पापा से मिलवा देते हैं और उसके पिता बिल्कुल ठीक है। ये देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं सभी लोग खुश हो रहे हैं और अब अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि यहीं पे सीन ख़त्म हो जाता है, यानी कि एपिसोड पूरी तरह से एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था एपिसोड नंबर 69। अभी जल्द ही एपिसोड नंबर 70 भी आने वाला है। तो इस एपिसोड को पूरा देखें और उसके बाद उस आने वाले एपिसोड को भी पूरा देखें। धन्यवाद दोस्तों।